हाँ बहन, तो मैं कह रहा था ऐसी ही घटना मेरे साथ भी हुई। मेरे घर में वाइट वॉश वाले आए। उन्होंने मुझे इतना भगाया, इतना भगाया, अभी ये चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा लगने लगा, मेरी आंखों के सामने स्पार्क आया, मैं बाहर गया। आंखों में स्पार्क आ रहे थे बिल्कुल। उसके बाद जब मैं शॉप पे पहुंचा तो मेरी आंखों में अंधेरा अंधेरा आने लगा, डार्कनेस। मैंने कहा यार, ये मुझे दुकान वाला अंधेरे अंधेरे में क्यों दिख रहा है। मुझे कुछ थोड़ी शंका हुई कि भाई कुछ ऐसा गड़बड़ हुई है अंदर। मैंने चेक करा तो मेरा भी बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था, नॉर्मल से हटा हुआ। तो मेरे समझ में आया कि ये जो मुझे भगा रहे हैं, और ये क्या कहते हैं, पेंटर, क्योंकि ये पैनिक कर देते हैं। पैनिक इसलिए कर देते हैं, साहब ये तो खत्म हो गया, अब तुरंत आप जाके लाके दो। अभी आप लाके खड़े भी नहीं हुए, भाई साहब ब्रश तो रह ही गया, अब फिर भाग के जाओ, फिर ब्रश लेके आओ। फिर उसके बाद रोलर नहीं आया, तो ये भगाते बहुत हैं। अच्छा, आम लोगों में और हम लोगों में अंतर आ चुका। जो हम लोग मेडिटेशन से जुड़े, तो हम लोगों को रिलैक्स रहने की आदत पड़ गई। हर चीज में रिलैक्स रहना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। लेकिन जब इस टाइप के मिस्त्री टाइप के लोग आ जाते हैं ना, तो ये हमारे रिलैक्सेशन की ऐसी तैसी मार देते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से हमारा बीपी बढ़ सकता है क्योंकि हमारे सिस्टम को तो आदत है नहीं आफत में रहने की। अब जो आफत में रहने का आदी है, उसका बिल्कुल बीपी नहीं बढ़ेगा, कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ेगा। हम लोगों का बढ़ सकता है बहन। मुझसे अगर कोई जल्दी जल्दी कर, जी भैया। तो भैया देखो ऐसा है, तुम निकल जाओ, मेरे को तंग मत करो, मैं अपने आराम से आ जाऊंगा। तो आपके पास भी ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ होगा शिल्पा बहन, की जैसे आया घर के अंदर, तो ये थोड़ा। मुझे एक बार याद है, आपको 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए थे, आपने कहा रुको रुको रुको, मैं इतनी जल्दी नहीं बोल सकता, मेरे को हाँ, सोचने दो। एक के बाद एक अरे मैंने कहा भाई रुको तो सही, पहला ही नहीं अभी, तीस रुको, तीस में गोली की तरह। तो मेरी तो ऐसी स्थिति हो गई है, किसी के प्राण भी ऐसा लगेगा ना, अभी प्राण निकलने वाले, तो मैं कहूंगा रुक जाओ तसल्ली से, भी ठीक है चल रहे हैं अभी, ऐसी वाली फीलिंग होती है अब। पर आपके घर में अगर मिस्त्री आ जाए, तो भाई वो आपको चैन से नहीं रहने देगा किसी भी कीमत पे। मिस्त्री, पेंटर, प्लम्बर, ये आपको बैठने नहीं देंगे। अब एज के साथ में बीपी का प्रभाव बढ़ सकता है। अब इसमें एक काउंटर बैलेंस सिस्टम, आपकी एज से यहाँ मतलब नहीं है। जब मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ एज मैटर नहीं कर रही है। हम मान लीजिए आपने अपने जीवन में एक प्रैक्टिस डाल रखी है कि आप 5-6 किलोमीटर आप वॉक करते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा आप एक्सरसाइज भी करते हो, तो आपने डेली एक्सरसाइज करते हो, डेली वॉक करते हो, गारंटेड आपका बीपी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आपके सिस्टम को वो जो ट्रॉमा, एक्सरसाइज से, ब्रिस्क वॉक से या दौड़ने से ट्रॉमा मिलता है, उस ट्रॉमा की आदत बैलेंस करने की पड़ चुकी होती है। तो अब आप कितना भी कोई पैनिक वाली बात होगी, आपको कोई बीपी में असर नहीं आने का। असर केवल उनके आता है जो अपना शांत भाव से रहने लग गए, भाई हमें तंग मत करो, और कोई भगाना शुरू कर दे आपको, तो आपका बीपी बढ़ सकता है। तो मेरा भी बढ़ा। मैंने भी चारों तरफ देखा भी क्या करा जाए, तो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि गोली खा लो। अब मैंने को पता था इस गोली का खाने का मतलब क्या है, कि मैंने और भी इसकी स्टडी करी, पहले खाने से पहले मैं जरूर देखता हूँ है क्या चीज। उसमें लिखा था भाई देखो, वैसे तो ठीक है, बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो आप ले सकते हो, लेकिन ये करती क्या है, बीपी कम कैसे करती है। मेरे अंदर क्वेरी होती है, यार ये बीपी कम कैसे करेगी, पहले तो ये तो जानूं। तो उसमें लिखा हुआ था, ये गोली आपकी हार्ट बीट को कम कर देगी। मैंने कहा अब तो बिल्कुल गड़बड़ है ये, जो आर्टिफिशियली हमारी हार्ट बीट को कम कर रही है, और हम इसकी आदत डाल रहे हैं। तो इसका मतलब अब हम अपने हार्ट के साथ अन्याय कर रहे हैं। किसी दिन भी ये धड़कना बंद कर सकता है, अगर जबरदस्ती से अगर कम करने की आदत डाल दी इसकी। फिर मैंने दूसरे ऑप्शन ढूंढे, डॉक्टर राजीव दीक्षित का फॉर्मूला ढूंढा, भी कोई इन्होंने कुछ बता रखा हो। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई, जो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जिसको भी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा दालचीनी और शहद, अगर आप पेस्ट बनाकर इसमें गुनगुना पानी की डालकर पिएंगे, तो ये आपके बीपी को बैलेंस कर सकती है। एक और बहुत अच्छी चीज मेरे को मिली,
एक और डॉक्टर की बात थी, वो जो कार्डामोम होती है, इलायची, हरी इलायची। तो हरी इलायची की स्टडी मैंने करी, तो उसने कहा कि हरी इलायची में एक विशेषता है, ये आपकी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाती है, उसकी जो लोच है, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देती है। क्योंकि उसमें लिखा इलायची उससे बीपी कम होगा। अब मेरे को फिर वही बीमारी है कि कम होगा कैसे, ये तो पता लगे, कौन सी साइंस इसके पीछे काम कर रही है। तो फिर उसने कहा कि आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी को बढ़ा देगी, फ्लेक्सिबल कर देगी। अगर बीपी बढ़ भी रहा है तो वो थोड़ी सी वॉल थिक वॉल जो है थोड़ी फैल जाएगी, लेकिन बीपी आपका बैलेंस हो जाएगा। और बीपी बढ़ेगा कब? अगर उसकी वॉल फ्लेक्सिबल ना हो, रिजिड हो, हार्ड हो, तो फिर बीपी शूट करेगा सीधा आपका ब्रेन पे जाके टकराएगा एक तरीके से, उससे नुकसान कर सकता है। क्योंकि ब्रेन की नर्व्स बहुत बारीक हैं, जिसमें अगर ये घूमता है तो उनको नुकसान पहुंचता है ब्रेन को। तो फिर ये दो रास्ते मेरे को मिल गए। तीसरी जी एक चीज और नेचुरल देखी, लहसुन, गार्लिक। गार्लिक के अंदर भी कुछ ऐसे एक दो चीजें, क्या बताया था उसमें, हमारी सुमेधा बहन बता सकती है। वैसे तो एलिसिन नाम का एक कंपाउंड तैयार होता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे। अगर गार्लिक को काट के रख दिया जाए छोटे छोटे पीस करके, जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो एलिसिन नाम का एक तत्व तैयार होता है, जो आपके सिस्टम को, आर्टरीज को बैलेंस करता है, फायदा पहुंचाता है। तो इससे बीपी नॉर्मल होता है। तो शिल्पा, हार्ट के पेशेंट्स को भी लहसुन खाने बोला जाता है। को हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना, जिनको हार्ट अटैक ये सब की संभावना होती है, उनको बोला जाता है। आर्टरीज को ये फ्लेक्सिबल बनाती है ना, हम्म। स्ट्रोक नहीं आएगा जब उसका तो ये शिल्पा बहन, ये तीन चीजें मैंने भी खाई, अभी भी खाता हूं। क्योंकि एक सर्टेन एज में अगर हमारी लाइफ स्टाइल अगर बेकार है, जैसे बेकार मैं उसे मानता हूं, जो ना तो वॉक करते ना वर्कआउट करते, तो उसे हम बेकार लाइफ स्टाइल कह सकते हैं, सीडेंट्री लाइफ। तो ये बीपी की प्रॉब्लम लेकिन फिर लाइफ दीदी ने स्टाइल कहा कि प्रॉब्लम, नहीं, मैं नहीं कटना। बीपी की प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल। अगर हमारी बिल्कुल सीडेंट्री लाइफ हो जाती है तो हमें बीपी सीपी ये सब आ सकते हैं। इनका काउंटर बैलेंस है वर्कआउट और थोड़ी एक्सरसाइज। कम से कम 1 डेढ़ घंटा यदि शरीर पर दिया जाए, तो एज चाहे 90 साल की हो जाए, 80 साल की हो जाए, आपका बीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, गारंटी है मेरी इस पर। क्योंकि इसकी टेक्निकलिटी मेरे समझ में आई कि भाई आखिर क्या कारण है भाई बढ़ने का। अब हर चीज की खोज की बीमारी है ना, कि इसमें भी खोजो कारण क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इनका बता रहे हैं ये। मेडिसिन बताइए तो मेडिसिन करती क्या है, ये जानना जरूरी है। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ जाती हैं। और अब तो गूगल बाबा है, गूगल बाबा कुछ तो आइडिया दे ही देते हैं। अब मैंने ये सब क्यों बोला, हमारे अपने फैमिली डॉक्टर के बावजूद भी मैंने खोजबीन क्यों करी, उसका कारण मैं बता दूं। क्योंकि जब उन्होंने गोली बताई, तब तक मुझे गोली के बारे में कुछ नहीं पता था, गोली काम कैसे करती। पर समस्या एक, मेरा हार्ट, मेरा हृदय उस खाने का कर नहीं रहा था। अब कोई कंडीशनिंग भी कोई नहीं है मेरे को, तो कोई कंडीशनिंग नहीं, जब जिस चीज का पता ही नहीं, तो कंडीशनिंग का मतलब ही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा ये मेरे अंदर से आ क्यों नहीं रहा खाने का, अब जरा खोज की जाए कि आखिर क्यों नहीं आ रहा। तब मुझे इसके रहस्य समझ में आए। ये ये हार्ट पे एक तरीके से, हार्ट को इम्पोज करता है, इस पे एक प्रेशर डालता है कि तू गोली जो है धड़कना कम कर तू अपनी। जब हार्ट बीट कम होगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड को वो केलेगा भी देर से। हार्ट बीट का मतलब है थ्रस्टिंग पावर ऑफ योर हार्ट, कि आप हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है। तो पंप करने की गति मान लीजिए 1 मिनट में 80 बार पंप करता है। तो इसके कारण शायद वो हार्ट बीट इसी के कारण आती हो। और ये गोली से हार्ट का पंपिंग कम हो जाती है, यानी कि कम करेगा, तो इसका मतलब ये हार्ट को लिथार्जिक बना रहा है। लिथार्जिक हार्ट, आप आर्टिफिशियली इसको कम कर रहे हो, नेचुरल वे में कम नहीं होना चाहता, लेकिन आपने मेडिसिन देकर, ड्रग से इसकी, इसको घटा दिया आपने।
तो कहीं ना कहीं इसका बुरा असर तो आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। तो फिर इसलिए मैंने बहन सुमेधा बहन खोजबीन करी मैंने कि भाई मेरे अंदर से गोली खाने का आता क्यों नहीं है। तो फिर मुझे इसका रहस्य पता लगा। भैया इसका एक साइड इफेक्ट इस मेडिसिन का ये होता है कि अगर आप जैसे बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर हार्ट बीट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखते हैं तो हार्ट फेलियर का चांसेस हो सकता है। बिल्कुल। तो पर सारे मेडिसिन वैसे काम नहीं करते। कुछ मेडिसिन वैसे होते हैं जो आपने बोला कि आर्टरी के लोच को बढ़ाते हाँ, हैं, उसकी वही वही इलास्टिसिटी को कुछ बढ़ाते कंपाउंड हैं। ऐसे होता है। यस। हाँ, तो उस केस में जब इलास्टिसिटी बढ़ जाता है और हमारे शरीर को की डिमांड ज्यादा है, हमने इलास्टिसिटी बढ़ा दिया तो बीपी तो कम हो गया, उस केस में हार्ट बीट और बढ़ जाता है, एग्जैक्टली। जो नेचुरल फेनोमेनन होता है। पर हम अगर उसको आर्टिफिशियली कम कर रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी पांचवी चौथी चीज मैंने ट्राई क्या की। मैंने कहा मुझे, एक इसलिए बता रहा हूं, ये मैंने दवाई से पहले सारी चीज ट्राई करी। मैंने कहा अच्छा हार्ट बीट से के कारण बीपी बढ़ेगा, तो हार्ट बीट को नेचुरल वे में कम कैसे करें हम। मेरे को पास एक रास्ता था। मैं कहा अगर सांस लेना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए तो हार्ट बीट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगी। तो मैंने ये भी आजमाया। मैंने बीपी चेक किया सांस वाले रोकने के पहले, और उसके 5 मिनट बाद सांस रोकने के अभ्यास के बाद जब बीपी चेक किया तो कम से कम 20 के करीब कम हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा भाई ये तो जुगाड़ अच्छा है। इमरजेंसी पड़ जाए और आपके पास कोई भी चीज ना हो तो थोड़ा सांस रोक रोक के बैठ जाओ थोड़ा। फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया कि चलो सांस नहीं रोक रहा, क्या मैं लंबी लंबी सांसों की लेंथ अगर बढ़ा दूं तो क्या तब भी बीपी पे असर होएगा। फिर मैंने R&D की। मैंने फिर टेस्ट किया बीपी। उसके बाद मैंने लंबी लंबी सांसों की लेंथ बढ़ाने के बाद 10 मिनट 5 मिनट बाद देखा बीपी उससे भी कम हो गया। तो एक नेचुरल तरीका है ये बीपी कम करने का। और अब इस नतीजे पे पहुंचाऊंगी भाई ट्रॉमा की कोई जरूरत नहीं है बीपी में अगर अचानक बढ़ा है। टेंडेंसी के अलावा, देखो अगर टेंडेंसी है तो फिर आप इसका प्रॉपर अपना लाइफ स्टाइल बदल लीजिए। लेकिन सडनली किसी भी कारण से, किसी भी थॉट से, किसी भी हाइपर एक्टिविटी से अगर बढ़ रहा है तो आप तुरंत सांस रोकने का अभ्यास बढ़ा दें। सांस रोकने का आपको ताज्जुब होगा, आपका बीपी कम से कम 10 से 15 के करीब तो तभी डाउन हो जाएगा। इमीडिएटली इंस्टेंट रिलीफ आपको। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लें, उससे भी बीपी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन का इनपुट, अब इसके पीछे एक साइंस मेरे को समझ में आ रही है। जैसे हम देखते हैं पहले एक स्कूटर होते थे, स्कूटर में एक रिजर्व लगा होता था, रिजर्व। जैसे कि 1 या 1.5 लीटर पे रिजर्व लग जाता था तो हम उसकी नॉब को रिजर्व पे कर देते थे। लेकिन ये हम कब करते थे, जब हम चलाते चलाते हमें नहीं पता पेट्रोल कम हो गया, रिजर्व में आ गया, तो स्कूटर का जो पिस्टन था तेजी से चलना शुरू हो जाता था, तेज तेज चलता था। यानी कि स्कूटर थोड़ा हिलना शुरू, शेक करने लगता था। तो हमें समझ में आ जाता था इसका पेट्रोल मेन से खत्म हो गया, अब इसे रिजर्व पे डाल दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जब हम पेट्रोल खोल देते थे फिर उसका पिस्टन अपनी गति पे धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता था। तो इसका इससे मैंने कोरिलेट कैसे किया कि यदि हमारी बॉडी में किसी कारण से ऑक्सीजन घट रही है, किसी भी कारण से ऑक्सीजन घटेगी, तो हार्ट जो है उसको बैलेंस करने के लिए तेज धड़कना शुरू कर देगा। यानी कि उसे खूब सारी सांस चाहिए, सांस, हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ये जो आप अगर सांस रोक लो, यानी कि जो आपने सांस ली उसे थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी में रोक लो, तो पूरे सिस्टम को एक टेक्निकल फिनोमेना तो क्या होगा ये तो हमारी सुमेधा बहन बता सकती हैं बायोलॉजिकली। पर मुझे जो समझ में आया कि वो जो वायु है हमने जो अगर रोकी, वो सारे अंदर जाएगी, उसको थोड़ा नॉरिशमेंट देगी। सब चीज वायु से संचालित है हमारे अंदर, ऑक्सीजन से। जो हवा जा रही है इससे से हम जिंदा हैं। इसका मतलब सारी चीजों को यही वाली चीज चाहिए। और ये जल्दी जल्दी धड़कता भी क्यों है, शायद इसको कुछ ऑक्सीजन घट जाती हो, हार्ट को कम मिलने शुरू हो जाती है ऑक्सीजन, इस वजह से ज्यादा धड़कता हो। मुझे इसका पूरा बायोलॉजिकली नहीं मालूम, पर मुझे थोड़ा ऐसा महसूस हुआ। क्योंकि जब हमने सांस को रोका या बहुत लंबी लंबी सांसें ली तो बीपी कम हो गया।
इससे मैंने ये कोरिलेट किया कि भाई अगर हम ऑक्सीजन का इनपुट बॉडी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का इनपुट बढ़ा दें तो ये संतुलित हो सकता है। क्यों मैन? बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन जी भैया, एक्चुअली हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन खून से जाता है। हाँ, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसॉल्व होके जाता है। तो एग्जैक्टली। शरीर अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा दे तो कम खून ही वो ऑक्सीजन का अमाउंट सप्लाई कर सकता है बॉडी को। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, जैसे पहाड़ों में हम चढ़ते हैं या जहाँ हाँ, पे ऑक्सीजन का ये कम है, तो उसमें फिर क्या होता है कि शरीर को या तो हार्ट रेट बढ़ाना पड़ता है और बीपी बढ़ाना पड़ता है, ताकि खून ज्यादा जल्दी जल्दी दौरा करे पूरे शरीर का, एग्जैक्टली, ताकि एग्जैक्टली, सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम सप्लाई कर सकें। बिल्कुल। तो इस तथ्य से मैं इस नतीजे पहुंचा कि अगर बीपी होया है तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ कोई मतलब गलत हो गया। वो एक नेचुरल फिनोमिना है कि बीपी बढ़ाएगा, बीपी घटाएगा, एज पर नीड। हमारी जो नीड है बायोलॉजिकली जो नीड जनरेट हुई है, ये उसको गवर्न करता है। बीपी को बढ़ाना या घटाना एक गवर्न करता है। इधर अभी आप देखो, कभी नोट करना, आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना, डीप मेडिटेटिव स्टेट में, और उसके बाद अपनी पल्स चेक करना, तो आपको लगेगा अरे यार मर जाओगे। 60, 62, 55, 58 तक रह जाती है पल्स। ऐसा लगेगा डॉक्टर को दिखाओगे भैया मर जाओगे तुम तो। लेकिन वो मेडिटेशन में वो जो इनपुट मिल रहा है, जो डिवाइन एनर्जी के साथ में आ रहा है इनपुट, उससे काम चल रहा है शरीर का। तो ये सारी चीजें बिल्कुल डिप कर जाती हैं। ये भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए बहन। रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है ना, हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आपके ब्रेन को चाहिए। ब्रेन आपका हम्म। 24 घंटे चल रहा है, और मेडिटेशन ब्रेन को रिलैक्स कर रहा है। तो आपकी नीड खत्म हो गई। नीड खत्म हो गई तो आपकी पल्स भी क्यों धड़केगी, हार्ट भी इतना क्यों धड़केगा खाम खा बिना बात के? कोई कारण होगा ना, तभी तो धड़केगा हार्ट। अब जैसे अचानक आप कमरे में बैठे हो और अभी अभी जूम सेशन के चलते हुए आपका खटका हुआ, आपने सर घुमा के देखा, दरवाजा आपका लॉक है, और कोई आकृति एक इंसान की आपके कमरे में आके खड़ी हो जाए, तो क्या होगा आपके हार्ट में? बताओ, बताओ क्या होगा? सडनली अभी अचानक कोई आ जाए हमारे कमरे में, बंद कमरे में, तो हमारा हार्ट बहुत तेजी से धड़केगा। धड़ 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 धड़कना शुरू हो जाएगा, एकदम हार्ट बीट बढ़ा देगा, क्योंकि एक ट्रॉमा आया। माइंड ने एक ट्रॉमा दे दिया, फियर नाम का, और हार्ट ने आपको बैलेंस करने के लिए धड़ाधड़ बीपी बढ़ा दिया आपका। कहीं ऐसा ना हो कि आपका हार्ट फेल हो जाए सदमे से, तो उसने बड़ी जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया हार्ट ने, जिससे कि आपको बचाया जा सके, वो डर से जो इस सदमा ना लग जाए आपको। कितना हमारा हार्ट कितना सुपर इंटेलिजेंट है। मुझे तो कई बार लगता है कि ब्रेन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हार्ट होता है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता नहीं साइंटिफिकली या मेडिकली क्या है, पर आई फील सो कि हार्ट हार्ट सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, जहां तक मैं समझता हूँ। भैया, हार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, मतलब उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, वो आदिशक्ति के कंट्रोल में है। और अच्छा, जो ब्रेन है वो हमारे कंट्रोल में चलता है। ओके, 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 यही कारण है। हम्म, हम्म। देखो बहन, मुझे कुछ नहीं पता, ज, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो फील होता है मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और आप इसका टेक्निकली जैसे भी। हम जैसे ब्रेन से सांस ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर हम अपना कॉन्शियसली अपना हार्ट रेट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाँ, हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस, यस, यस। तो इसका मतलब अगर हम सांस रोक लेते हैं तब तो कंट्रोल हो जाता है ये। हाँ, तब कंट्रोल हो जाता है, मतलब वो, पर ये इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ ना, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि हम अपना हार्ट रेट कम कर लें या बढ़ा लें। ये हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब एक है। अब मुझे आपकी बात से एक चीज तुरंत आ गई, तत्क्षण। अब हम सांस रोक लेते हैं तो हार्ट रेट कम क्यों हो जाता है, हार्ट क्यों रिलैक्स हो जाता है? इसका आंसर अभी अभी मेरे अंदर आया। क्योंकि सांस के साथ क्या आ रहा है? प्राण शक्ति। प्राण। प्राण शक्ति कौन है? परम। जब परम हार्ट के सामने आ गए, तो हार्ट नाम का जो बच्चा है एकदम रिलैक्स हो गया, जैसे माँ के सामने बच्चा रिलैक्स हो जाता है। अब इसे क्या टेंशन? अभी तक तो हार्ट की ड्यूटी थी,
हार्ट की ड्यूटी थी, जब ये परम सामने नहीं थे, परम सारी दुनिया को चलाते हैं, परम पूरी रचना को चलाते हैं, ये हार्ट को मालूम है। जब ये प्राण के रूप में साक्षात परम भीतर आ गए और हार्ट को ये पता लगा कि प्राण शक्ति के रूप में साक्षात परम मेरे सामने आ गए हैं, तो हार्ट ने कहा लो अपनी रचना को खुद संभाल लो, मैं जरा थोड़ा शांति पे आ जाता हूं, मैं थोड़ा रेस्ट पे जाता हूं। शायद इसका मतलब ये है। तो प्राण वायु, हमने वायु बोल दिया ऐसे ही हमने, लेकिन एक्चुअल में वो प्राण है, क्योंकि प्राण सांस के जरिए आए हैं वायु के जरिए, तो हम उसे कहते हैं प्राण वायु। पर प्राण के साथ में एहसास करके हार्ट रिलैक्स हो गया। अब उसने उसे कोई एंजाइटी नहीं है, उसे कोई जल्दी नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये क्रिएटर मेरे सामने प्राण के रूप में आ गए हैं, तो मुझे कौन सी आफत है, मुझे कौन सी ड्यूटी निभाने की जल्दी पड़ रही है। अब ये तो अपने आप ही देख लेंगे, मालिक हैं तो इस शरीर के, तो वो भी रिलैक्स हो जाए शायद, इसको अगर हम इस तरीके से समझे तो। नहीं, अगर जी। आप लोगों को बहुत सी चीजें याद हो, बहुत पहले मैंने बताया था, यदि आपके कहीं कोई शरीर में कष्ट हो रहा हो, या आपको लग रहा हो मेरा एक चक्र बड़ा तंग कर रहा है, तो मैंने बताया था काफी पहले, आप सांस रोक कर उस जगह पर अपना टेंशन डालें जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है, सांस रोकने के बाद, तो ये प्राण शक्ति सीधी वहां पर पहुंच जाएगी और उसको रिलैक्स कर देगी। तो अनजाने में ये वाली चीज तो मैंने बहुत पहले ही बताई थी आप लोगों को, अगर याद हो आप में से किसी को। और उसके हाँ बाद, जी। याद है मैंने ना? किसी हाँ हाँ जी। किसी वर्कशॉप में कराया भी है शायद, लुधियाना में या कहीं, मुझे हाँ, पता है, जहाँ दर्द है कि सांस, कराया है। वहाँ। सांस रोक के उधर देखो, तो सारी जो ऊर्जा जो हृदय में, सांस रुकी हुई हृदय में है, वो सारी चैनलाइज होके उस पार्ट पे पहुंच जाती है जहां आपको कष्ट हो रहा है, और यकीनन थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिलता है। बार बार करने से वो जो पेन की इंटेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो इससे एक चीज और सिद्ध होती है कि ठीक है, हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, पर यदि हम प्राण को आयाम दे दें, प्राणायाम यानी कि प्राण को आयाम, सांस रोक कर, तो इसको हमारे बायोलॉजिकल यूनिट को काफी बेनिफिट होता है इस चीज से। क्योंकि क्रिएटर ने खुद बनाई है ये, और क्रिएटर को हम थोड़ी देर के लिए कहें कि रुक जाओ घर में जरा, अब श्री माता जी ने कहा बेटा मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो हमने कहा ठीक है माँ आ जाओ, खुशी खुशी कहेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और उसके बाद कहेंगे माँ अभी मत जाओ, जाना मत अभी, कहेंगे ना? तो हमें कैसा लगेगा जब माँ हमारे घर में रहेंगी? हम आनंदित रहेंगे ना, हम सारे काम धंधे भूल जाएंगे, कौन सा काम, काहे के काम, इससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि हम माँ के साथ हैं। तो ऐसे ही हमारा हार्ट जो है रिलैक्स हो जाता है कि भैया मेरी जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है, अपने आप देख लेंगे, जो आ गए हैं ना प्राण के रूप में, इसलिए थोड़ी हार्ट बीट कम हो जाती है कि वो रिलैक्स हो गया अब। क्यों, कैसा फील हो रहा है इस बात में? ये प्रैक्टिकल करके देखा मैंने, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, काम का नहीं बता सकता कोई चीज। और बड़ा लाभ होता है, बीपी वालों को बहुत लाभ होगा, सांस रोकने का अभ्यास कर लो। किसी को डर लग रहा है, बहुत भयंकर डरे हुए हो, सांस रोक लो। बहुत भयंकर एंजाइटी हो रखी है, सांस रोक लो। रात को नींद नहीं आ रही, विचार सोने नहीं दे रहे, सांस रोक लो। हर चीज में एक ही काम करती है, हर चीज में रिलैक्स कर देती है। अगर आपको याद हो, हमारी सुमेधा बहन के साथ में तो बड़े पेशेंट आते हैं, अब कई बार ऑपरेट करना होता होगा, कोई लोकल, किसी को लोकल एनेस्थीसिया देकर कोई चीज ऑपरेट करनी है, लोकल एनेस्थीसिया देकर वो इंजेक्ट भी कर दिया उसको, लेकिन फिर भी पूरी तरह सुन नहीं हुआ। अब वो ऑपरेट कर रहे हैं और पेशेंट को थोड़ा दर्द भी हो रहा है, तो आप गौर कर फिर सकते पेशेंट हैं। को बोलते हैं, लंबा लंबा सांस लो, पेशेंट को तो यही बोलते हैं, लंबा लंबा सांस लो। और आप लंबा लंबा सांस तो बोलते हैं, जब उसे बहुत पेन होता है वो थोड़ी देर के लिए सांस भी रोकता है कि भाई ठीक है काट दो, थोड़ी देर सांस रोक लेगा, यानी कि वो प्राण को अपने साथ रखेगा, प्राण शक्ति उसको शक्ति देगी,
वो दर्द सहने की शक्ति देगी तो अपना उसका दर्द जो है काम निकल जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस फिनोमेना का यूज कर रहे हैं, पर हम इसको बहुत, इसकी जो पूरी टेक्निकलिटी को हमें नहीं मालूम कि हम होता क्या है हमारे साथ में, ये कि ऐसा हो क्या फायदा रहा है इससे। यदि आप चिंतन करके देखोगे तो आपके सामने ऐसे ऐसे रहस्य खुल जाएंगे। आहा, अच्छा, हम तो ये रोज करते थे, पर हमें अब समझ में आया इस करने से ये लाभ होता है। बीमारी भी ठीक होने लगती है इस तरीके से। फिर मेरे को, मैं इस पे और शेयर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बीपी पे। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो 50 पार कर जाते हैं। 50 पार के बाद की ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सबको होने लगती है कभी ना कभी, बीपी की। इट इज ड्यू टू लिथार्जिक लाइफ स्टाइल ओनली। आप 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर आप एक्टिव लाइफ जी रहे हो, लिथार्जिक हो गए हो, तो ये सब चीजें आएंगी अपने आप में। क्योंकि उसको संतुलित नहीं कर पा रहे। संतुलन ना करने का कारण एक बहुत इंटरेस्टिंग है, बात समझिए आप। हमारा ब्रेन बहुत चलता है, थॉट्स, ये फला दिमाग का ये थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं चल रहा। समझिए बात, ब्रेन चल रहा है लेकिन शरीर नहीं चल रहा, काउंटर बैलेंस नहीं हो रहा। इसलिए बीपी वीपी ऐसी चीजें बढ़ रही हैं लगातार। काउंटर बैलेंस करना है, शरीर भी चलाना शुरू कर दो ब्रेन के साथ साथ। चाहे किसी को कितना ही भाग, मतलब दिमाग में टेंशन होती हो, अगर वो कोई स्पोर्ट्स का गेम शुरू कर दे, भागना दौड़ना शुरू कर दे, वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। यानी कि एक चीज स्टैटिक हो गई और एक चीज सुपर एक्टिव हो गई, तो यहाँ इम्बैलेंस आ गया है। तो हम क्या करते हैं, जो स्टैटिक की है उसे भी हम एक्टिव कर दें तो यह काउंटर बैलेंस हो जाएगा। तो ये व्याधियां अपने आप गायब हो जाएंगी धीरे धीरे करके, जो लिथार्जिक लाइफ स्टाइल से पैदा हो रही है। ये मैंने अपने उसमें अनुभव में डाला, तो इसी कारण से मैं शेयर कर, क्योंकि अभी एक ऐसा भी मैं कुछ ऐड करना चाहती थी, जैसे हमारा जो ब्रेन है एक एक थॉट शूट करे जा रहा है, बॉडी सेडेंट्री है, बैठी हुई है, एग्जैक्टली। तो दोनों का एक झगड़ा चल रहा है। आप दोनों को मूवमेंट में ले आओ तो वो वेंट आउट हो हाँ, जाएगा। अब उसके उसके उसको कंपनसेट कौन कर रहा है? उसको कंपनसेट हार्ट कर रहा है, क्योंकि हार्ट आपका वेलविशर है, सबसे ज्यादा वेलविशर है आपका हार्ट। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट अपनी फंक्शनिंग बढ़ाया जा रहा है। और जब ये टेंडेंसी बन जाती है तो फिर ये समस्या बन जाती है कि भाई हाइपर है टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी बन गई। और इसके साथ में जब ये बीपी बढ़ने लगता है तो दबे पांव बिल्ली के चाल में चलकर शुगर भी आ जाती है, धीरे से साइड में को आएगी, पता ही नहीं चलेगा शुगर कब लग गई। लेकिन ये बीपी सीपी होने के बाद ज्यादातर होती है प्रॉब्लम ये अक्सर। क्योंकि एंजाइटी किसको होगी? जिसको चिंता होगी। अब एंजाइटी किसको होगी? जो कंडीशनड होगा। फिर वहीं आ जाते हैं घूम फिर के। तो अगर बीमारियां हैं, अब फिर हम इसको कट शॉर्ट कर देते हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बीमारियां हैं ही इसलिए क्योंकि कंडीशनिंग है ढेर सारी। कोई नेचर के अगेंस्ट लाइफ जी रहा हो, नेचर के अगेंस्ट लाइफ जी रहा हो, यानी कि वो सर्केडियन रिदम के खिलाफ जीवन जी रहा हो, उसको भी लग सकती है बीमारी। जैसे कि मैं मेरा लाइफ स्टाइल सर्केडियम रिदम के अगेंस्ट है बिल्कुल, मैं उसके साथ नहीं जीता, निश्चित रूप से, क्योंकि सब उल्टा पुल्टा काम है। लेकिन 99% चांसेस ये हैं बीमारियों के, अगर आप कंडीशनड हो तो उसी से संबंधित कोई बीमारी आपको लगनी लगनी है। ये बात मैं पक्की बात बता रहा हूँ। बहुत से हमारे सहजी ध्यान से सुन लें इस बात को। बहुत से कहते हैं ये बीमारी वो बीमारी वो बीमारी। मैंने कहा भाई सीधी सीधी बात बताऊं, अपने अंदर झांक के देखो कि किस किस चीज की कंडीशनिंग है। आपने जिस जिस चीज की कंडीशनिंग दूर कर दोगे ना, उससे संबंधित बीमारियां आपकी ऑटोमेटिकली गायब होनी शुरू हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप। सीवियर डिजीज कब लगती है? जब उसकी बहुत जड़ता हो, जड़ता, कंडीशनिंग भी हो, वो भी जड़ वाली कंडीशनिंग।
तो सीवियर डिजीज लगेगी। हल्की फुल्की बीमारी उसे लगेंगी जो हल्की फुल्की कंडीशनिंग होगी। तो सबका जो निचोड़ यही है कि डिजीजेस आती ही कंडीशनिंग से है। अब ये इसके भी टेक्निकल कारण है क्यों कंडीशनिंग से बीमारी आ रही है। उसका एक कारण है, हम प्रकृति के जो एक सिद्धांत है, परिवर्तन के सिद्धांत के साथ सहयोग नहीं करते हम। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, जो परिवर्तन का नियम है, उसके साथ हम नहीं जीते, हम उसके विपरीत जी रहे हैं। तो जिस चीज में भी हम उसके विपरीत जाएंगे, उसी से संबंधित एक बीमारी आपको तैयार हो जाएगी, उसी क्षेत्र की बीमारी आपको होगी। एक बहुत ही गोल्डन रूल है समझने के लिए। अब वो कर्म कांड से बीमारी दूर करना ठीक है, वो टेम्परेरी रिलीफ मिल गई, एलिमेंट्री आपको हेल्प मिल गई, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज ये है, वो वाली कंडीशनिंग खत्म कर दो, वो वाली बीमारी खत्म हो जाएगी निश्चित रूप से। आजमा के देख लेना कभी। और वो बीमारी कभी नहीं खत्म होगी, हमेशा रहेंगी। जो सर्केडियन रिदम के अगेंस्ट जीने वालों के साथ में रहती हैं वो तो रहेंगी। अगर वो रिदम ठीक नहीं करा तो बीमारी भी ठीक नहीं होगी। लेकिन ये कम है। 90% लोग ठीक ठाक टाइम पे सोते हैं, ठीक ठाक टाइम पे जागते हैं ज्यादातर लोग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उल्टी लाइफ जीते हैं, जो कभी टाइम पे सोएंगे नहीं और टाइम पे जागेंगे भी नहीं। मैं अपना नाम कह रहा हूं, मैं इसमें बदनाम हूं अपनी लाइफ में। खराब लाइफ स्टाइल है मेरा निश्चित रूप से। उसके मैं कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे रहा कि हाँ भाई क्यों है, इट इज यूजलेस। लेकिन खराब लाइफ स्टाइल है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो बीमारियां हो रही हैं वो कंडीशनिंग के कारण हो रही है। सीवियरिटी अगर बीमारी में है तो सीवियर कंडीशनिंग है, कभी भी आजमा लेना। जो फ्लो ऑफ लाइफ है, फ्लो ऑफ लाइफ हमको परिवर्तन के नियम के साथ जीना सिखाता है। परिवर्तन के नियम के साथ जीना सिखाता है फ्लो ऑफ लाइफ। पर हम कंडीशनिंग के कारण हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट जीते हैं, बिल्कुल विपरीत जीवन जीते हैं हम। इस कारण से समस्याएं पैदा हो रही हैं। और सुमेधा बहन, कैंसर तो बहुत ही ज्यादा जड़ता के कारण आ रहा है। किसी भी कंडीशनिंग के जड़ हो जाने के कारण कैंसर पैदा होता है। हम जिस क्षेत्र का कैंसर है, उस क्षेत्र के देवी देवताओं के अगेंस्ट अपने साथ अपने मन के अंदर विचार लेकर जी रहे हैं। उस जड़ता के कारण जो है वो देवी देवता परेशान हो जाते हैं, उनको नॉरिशमेंट नहीं मिलता। सेल के ऊपर बैठे हुए देवी देवता हमारे बॉडी को देखभाल करने के लिए मिले हैं। लेकिन जब हम जड़ हो जाते हैं तो उस एरिया के देवी देवताओं को डिवाइन एनर्जी मिलती नहीं है, जिसके कारण वहां पर कार्बन सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, फिर कैंसर हो जाता है। इसीलिए शायद कैंसर बार बार भी होता है एक बार होने के बाद, क्योंकि जड़ता खत्म नहीं होती ना। यस 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 तो यस। आपके कांटेक्ट में अगर आए तो प्लीज उनकी काउंसलिंग करें कि जो आपने सोच रखा है उसे थोड़ा बदलो। तो आप यकीन देखिएगा, उनकी उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट रिकवरी होगी। ये तो कोशिश करते हैं भैया, पर एक चीज मैंने देखा है ना कि शारीरिक कोई चीज है ना वो ठीक करना आसान है, पर जो साइकी में जो बैठा होता है ना वो बहुत मुश्किल है ठीक करना। जैसे उसका एक एग्जांपल है कि जैसे आजकल के जमाना में ट्रांसजेंडर्स बहुत हैं, जैसे लड़के हैं वो ऑपरेशन करा के लड़की बन जाते हैं। तो क्योंकि अगर किसी लड़के के दिमाग में बैठा हुआ है कि वो लड़की है, तो वो शरीर में इतना कष्ट करके सर्जरी करा लेगा, लेकिन उसका साइकी नहीं चेंज हो पाता है। क्योंकि ये वो बहुत लेके आया मुश्किल ना, काम है करना। लेके आया है ना वो। उसके अंदर वो सारा है ना मौजूद, सारा टेम्परामेंट उसका वैसे ही बना हुआ है ना। अब वो हम्म, सब कौन करा रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, जैसा भी वो बने हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे, उसे चेंज हम्म, करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं है ना। अगर हम्म, एक्सेप्टेंस होगी तो समस्या नहीं होगी। अब जैसे बहुत सी महिलाएं हम्म, राइनोप्लास्टी कराती हैं, नाक को अपना छिलवा छिलवू के शेप अप करा लेती हैं बहुत सी महिलाएं।
बाद में उसके साइड इफेक्ट कितने गंदे आते हैं। कुछ समय साल बाद पता लगा वो नाक बिल्कुल ही खराब हो गई, क्योंकि वो सेल्स जो हैं सपोर्ट नहीं कर रहे, काट छांट कर दी उसमें। हम्म। बहुत बाहर के देशों में तो बहुत ज्यादा बीमारी है ये, अपने बॉडी पार्ट्स को शेप चेंज करने की बहुत बहुत ज्यादा है। तो बाद में उनकी बड़ी भयानक शक्लें देखी मैंने, कि भाई जैसे माइकल जैक्सन, उसका हाल कितना बुरा होता था उसके चेहरे का, उसने कितनी सारी सर्जरी कराई थी, प्लास्टिक सर्जरी, अपने चेहरे को कैसा कर लिया था, ऐसा लगता था कोई पपेट का चेहरा हो उसका, कोई प्लास्टिक का। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट जाएगा उसको कोई ना कोई समस्या तो होनी होती है। अगर अगर मनुष्य एक्सेप्ट करना शुरू कर दे जीवन को, जैसा जीवन मिल रहा है, तो थॉट्स नहीं आएंगे कभी भी। थॉट्स आते ही तब हैं जब आप एक्सेप्ट नहीं करते। थॉट्स आर द काउंटर रिएक्शन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। पर भैया ज्यादातर लोग तो दुनिया में डिस्कनेक्टेड ही चल रहे हैं ना, तो वो तो थॉट्स में ही जिएंगे। वो तो फिर उनका तो एक एक पूरा जीवन ही उसी में चला जाता है, थॉट्स के अंदर। यही तो समस्या और है, बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं थॉट्स के कारण। जैसे मतलब ये बहुत बड़ा बीमारी है कि हम सोचेंगे, सोचे बिना काम कैसे कर सकते हैं। ये तो बेवकूफों वाली हरकत है। तो जो सोच नहीं रहा है वो जनरली बेवकूफ है लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए। जो मेडिटेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो तो इस बात को बातचीत करके समझ भी लेते हैं, लेकिन अगर किसी आम इंसान से कहो भाई काम कर ले बिना सोचे, हैं कैसे करूं, बिना सोचे कैसे करूंगा, उसे तो समझ ही नहीं आने का भाई बिना सोचे करूं कैसे मैं। और हमारी हालत यह है कि हमसे सोचा ही नहीं जाता। कोई सोचने का काम दे दे, भैया सर भारी हो गया, अभी रहने दो, नहीं सोच पाएंगे, छोड़ दो, जैसा होगा हो जाएगा, छोड़ दो इस चीज को। अभी हमारे उसमें एमडीए अथॉरिटी ने नोटिस निकाल दिए कि आपका क्षेत्र जो है, आपने सबने मिला के, कई सारी इंडस्ट्री लगी हुई है, वो जी इलीगल बना हुआ है, सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा पूरे क्षेत्र को। सब पे नोटिस आए हुए, सब पे नोटिस आए। अब हमारे पे भी आया, तो मैंने कहा, मैं मिताली से कह रहा था बेटे से, मैं कहा बेटा अब इसे तोड़ देंगे, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। बड़ा रिलैक्स होके कह रहा है। मैं कहा चलो अच्छा होगा, झंझट खत्म होगी, मैं काम कब तक करूंगा, छोड़ो इतना ही काम चला लेंगे, जैसे ही जो हो गया सो हो गया। मैं खुश हो रहा हूँ, अच्छा टूट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है, और बाकी लोग मरे पड़े हैं, जैसे हार्ट अटैक आने को तैयार है, हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी, ये हो जाएगा। मैं कहा यार छोड़ो ना, काय को टेंशन ले रहे हो इतना, जो होगा। हालांकि कुछ हुआ नहीं। कल जो दिन निकला है, कल कल का नोटिस था कि हम जाकर वहां पे अथॉरिटी को बताएंगे कि हमने अपनी बिल्डिंग तोड़ दी है, और हम ये इन्फॉर्म करने आ रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ के बताने आ रहे हैं। कल का दिन था वो। कल भी मैं आराम से रिलैक्स था, अब भी है, अब देखा जाएगा जो होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एंजाइटी में बाकी लोग पगला गए बिल्कुल, यहाँ भाग वहां भाग, ये कर वो कर। हम सोच रहे हैं कुछ और है, चलो टूट टाट जाएगी दोबारा तो हम कहीं बनाने के नहीं, झंझट खत्म हो जाएगी, छोड़ो। हम ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे एक तथ्य पता है, जिसने जन्म दिया धरती पे उसने हमारा सोच रखा होगा कुछ ना कुछ। हम इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं। अगर सारे रास्ते बंद हो रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है, वेलकम करो उसका परिवर्तन का। काय को टेंशन में पड़े हो, सोच सोच के पगलाए जा रहे हो बिल्कुल ही। आदमी परेशान हो जाएगा, ये हो गया वो हो जाएगा। अब मुझे तो रास्ता, मतलब उस नोटिस के बाद मुझे और मजा आ गया। मैंने कहा अच्छा ये जान छूटने वाली है मेरी, इसका मतलब मुझे और रिलैक्सेशन लग रहा था, जान छूटेगी, छोड़ो। तो अब कोई सोचे पागल इंसान है भाई ये तो, तेरी वो बिल्डिंग टूट ही जाएगी तो खुश हो रहा है। तो समझ इस बात का ही तो फेर है, क्योंकि विश्वास नहीं है मनुष्य को कि भाई जिसने धरती पे उतारा है उसने कोई व्यवस्था रखी होगी, कुछ तो व्यवस्था रखी होगी, कुछ तो वो रास्ता निकाल देगा।
लेकिन मनुष्य सोचे पड़ा है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और अपने दिमाग में खाम खा की मुसीबत डाल के छोड़ देता है वो। कहने का मतलब ये है कि अब पैनिक कौन हो रहा है? जीवन में अगर परिवर्तन आना है वो आएगा। आप पैनिक होके क्या करोगे? वॉट विल यू डू? क्यों पैनिक होना चाहते हो भाई? बिना बात के सोच सोच के परेशान। हर चीज का एक रास्ता होता है। अब एक समस्या, एक नाम है समस्या भाई। अब समस्या को समस्या क्यों लगती है हमें? क्योंकि हम कहीं कंडीशन है, एक तरीके से जी रहे हैं, और अचानक कोई एक घटनाक्रम बना तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज को। उसको हम कहते हैं समस्या। नई चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, नया परिवर्तन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम कहते हैं समस्या। क्योंकि हम चाहते हैं जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहे, तो हम खुश हैं। भगवान परिवर्तन ला रहे हैं हमारे जीवन में, हमने उसको, परिवर्तन को नाम दिया समस्या। अब ऐसे समझ में आया समस्या का? लेकिन समस्या का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या समस्या का मतलब इंटरेस्टिंग है? कि भाई एक परिवर्तन है, वो समस्या नहीं है। जैसा चल रहे थे उससे थोड़ा बदलाव आया है आपके जीवन में, देयर इज नो समस्या एट ऑल। हम तो प्रैक्टिकली कह देते हैं, प्रैक्टिकली कहते हैं अरे वो समस्या हो गई थी। यानी कि जैसा हम चल रहे थे उसके अलग हो गया, कुछ कुछ अलग हो गया, उसे हमने एक नाम दिया समस्या हो गई। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, हमने थोड़ी कर दिया। भैया, ये जो भी घटनाक्रम हमारे लाइफ में आते हैं वो कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। तो अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे हैं किसी भी नए सिचुएशन का, तो वो तो ऐसा सिचुएशन बार बार आते रहेगा ना, जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं लाएं। एग्जैक्टली exactly। हर चीज को हम समस्या कह देंगे। एक समस्या हो गई, फिर दूसरी समस्या हो गई, फिर तीसरी समस्या हो गई। इसीलिए जो जो लोग रोते रहते हैं परिवर्तन। वो लोग जिंदगी भर रोते ही रह जाते हैं। हाँ, रोते ही रह जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो जन्म के समय भी नहीं रोते, पूरी जिंदगी नहीं रोते, मरते हुए भी नहीं रोते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका रोना ही नहीं खत्म होता। अभी एक चीज के लिए रो रहे थे, फिर दूसरी चीज के लिए रोएंगे, फिर तीसरी चीज के लिए रोएंगे, फिर चौथी चीज के लिए रोते ही रहेंगे पूरी जिंदगी। क्योंकि वो कोई चीज स्वीकार नहीं करते, रोते ही हैं। अब मैं पूछता हूँ, कई बार जसलीन से पूछूंगा, जसलीन कितने दिन हो गए रोए हुए? कई बार पूछूंगा कितने दिन हो गए भाई रोए हुए? रो क्यों रहे हो? अच्छा कारण बताओ, क्यों रो रहे थे? बताओ। कई बार पहले शुरू में ऐसा होता था। और भी बहुत से लोग हैं, उनसे पूछता भाई अच्छा कैसे रोते हो, जरा बताना, मैं देखूंगा कैसे रोते हो। पिछले साल तो आपने मुझे पूछा था, रो रही हो, और जोर से रो के मुझे दिखा। समझ नहीं आ रहा होता अभी कैसे रोना है, जरा रो देखूंगा। क्यों रही आई हो? जस्ट वांट टू सी। रोना किस बात से था? क्योंकि हम फिर रो कई किस लिए बार, रहे बट हैं? ये एक रीजन और भी है, कई बार ये हमारा जेंडर की वजह से भी हम रोते हैं। विमेन क्राई इजीली। किस वजह से? हाँ, होता है ये हमारे में, वी क्राई इजीली समटाइम्स। एक ही कारण है कि जब इमोशनल रहते हैं जो तब। हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, इसलिए हम रो रहे हैं। और कोई रोने का कारण हो तो बता दो मुझे। कोई भी दुनिया का मुझे नहीं इंसान ये बता पता। दे रोने का एक कारण है ये। तो एक ही कारण है, जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा, बस इसलिए हमें रोना आ रहा है। या जो हो रहा है मैं अच्छा नहीं लग रहा। या एक क्योंकि कारण ये और है हो रहा रोने का था मैं भाई, अच्छा नहीं बहुत लग रहा। जोर से चोट लग गई, गिर गए, दर्द था नहीं यार, दैट इज ओके। वो एक मतलब एक जेन्यून रीजन है रोने का। और उस रोने में भी एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, एक साइंटिफिक बेनिफिट मुझे नजर आया। बाकी सुमेधा बहन समझ सकती हैं। जैसे आपको बहुत जोर से चोट लगी,
आपसे दर्द सहा नहीं गया, जो इम्पैक्ट है वो आपकी बाकी चीजों को नुकसान ना पहुंचाए, उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक व्यवस्था शरीर में है, रोना। ड्रेन हो गया, सारा इम्पैक्ट ड्रेन हो गया, रोके आपने दर्द को निकाल दिया। रोना या वॉमिटिंग आना, ये सब हाँ, सब हाँ, वो सारा, आउटलेट होता है। वो सारा जो है आउटलेट है आपका। सडनली आपको वोमिट आ गई, आपको सदमा लगा, सदमा लगा, इमोशन हर्ट हुए, भयंकर इम्पैक्ट आया, और जो एंटी स्टाल्टिक मूवमेंट आपका शुरू हुआ, वोमिटिंग यानी कि एंटी स्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि वोमिटिंग शुरू हो गई, जिससे आपका जो इम्पैक्ट हार्ट को नुकसान पहुंचाता या ब्रेन को नुकसान पहुंचाता, दैट हैज बीन रिलीज्ड। तो कई, लेकिन इन दो चीजों के अतिरिक्त सडनली किसी की बहुत प्रिय की मौत हो गई, अचानक मौत हो गई, पता लगा मर गया, एक बहुत जोर से उसको इम्पैक्ट आया अंदर, और सडनली उसे नोजिया फील हुआ या वोमिटिंग आई या रोना छूट गया। कई बार देखा होगा ना, बहुत से लोग अचानक सुन्न हो जाते हैं, तो लोग उसे हिलाएंगे, झिझोड़ेंगे, रुलाएंगे, उसको रो ले, रो जोर जोर से। ऐसे मैंने देखा है कई बार कि वो सुन्न हो जाता है कोई, यानी कि वो ट्रॉमा में चला गया, थॉट प्रोसेस उसका इतना सीवियर हो गया कि वो बिल्कुल, उसने क्या कहते हैं कि एक्सेप्टेंस छोड़ दी। वो जो एकदम सदमा होता है, सुन्न होना होता है, वो एक हाई हाई डिग्री ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस है, हाई डिग्री ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, कि इनएक्टिव हो गया वो, मैं क्या करूं, मेरा ये मर गया, अब समझ नहीं आ रहा कैसे जिएगा, तो एकदम सुन्न हो जाता है वो, उसका सारा सिस्टम फ्रीज हो जाता है। फिर उसके घर के लोग झुंझोड़ झुंझोड़ के उसे रुलाएंगे, रोले रोले रोले, किसी तरह रुलाए रुलाए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा रिलीज हो जाए, रोके। तो ये जेंडर से रिलेटेड नहीं है जसलीन, ये एनाटॉमिकल है, टेम्परामेंट के कारण है। ऐसा थोड़ी है कि मेल्स नहीं रोते, मैंने तो मेल्स को भी खूब रोते देखा है, फुट फुट के रोते हैं, सब रोते हैं। अगर जिनके अंदर ऐसी, मतलब ना समझ, अगर समझ नहीं है तो वो सब रोएंगे लाइन से। हाँ, एक रोना आपको आएगा, वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। आपने देखा, एक 4 साल की बच्ची के साथ किसी ने रेप करके उसे बहुत बुरी तरह कुचल दिया, मार दिया, हत्या कर दी उसकी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बिकॉज योर सोल इज रियलाइजिंग द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अदर सोल। उसकी पेन को, रिफ्लेक्सेस को फील कर रहे हो आप अपने हार्ट में, तब भी आपके आंसू आ सकते हैं। पर ये आंसू, ये वाले आंसू वो वाले आंसू से अंतर है, दोनों में अंतर है आंसू में। और फिर ये वाले आंसू के बाद आपके अंदर क्रोध की ज्वालाएं पैदा होंगी, जैसे उस इंसान को, उस राक्षस को भस्म कर दें, ऐसी वाली ज्वालाएं आएंगी। तो ये दूसरे टाइप का रोना होता है। लेकिन 99.9% लोग जो रोते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन फट से कोई कर देगा, ये बहुत खुशी मिलने पर भी जो है रोना आ जाता है। ऑफ कोर्स, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इतनी बड़ी खुशी मिल गई, एट दैट मोमेंट ही आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इतनी बड़ी खुशी को, तो आपकी आंखों से रोना छूट गया अचानक से, झेल नहीं पा रहे उस खुशी ये को। भी तो, ये भी कंडीशनिंग हुई ना भैया। एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि एक इंसान सोच नहीं रहा था कि भाई जैसे पास हो जाएगा तू, और वो पास हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, पास कैसे हो गया, पढ़ा बड़ा तो है नहीं। और वो तो 100% सोचे बैठा था, बेटा तू तो फेल हो जाएगा, और किसी ने कहा तू तो पास हो गया, तो उसके अंदर खुशी के आंसू आ जाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा, झेल नहीं पा रहा, क्योंकि कल्पना करे बैठा फेल हो जाएगा। और दूसरा, आपको बहुत लंबे समय से कोई आपका अभिन्न मित्र है, मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं, अचानक बिना किसी सूचना के वो मित्र आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, खट से आपकी खुशी के मारे आंसू निकल आते हैं, क्योंकि आप एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि इतनी बड़ी खुशी मिल गई मेरी को। तो इन बोथ कंडीशन इट इज, जो काम कर रहा है वो है नॉन एक्सेप्टेंस, दोनों प्रकार के रोने में। और तीसरा प्रकार का रोना तो, मानवता जब चित्कार करती है, तो अन्याय को हमारा सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर रहा,
अन्याय को हमारा अंदर का सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि अन्याय हो, इसलिए भी हमें रोना आता है, आंसू आ जाते हैं उस वक्त। ये बात तीनों ही कंडीशन में है। लेकिन एक को हम कहेंगे ये बुराइयों को नष्ट करने के लिए है, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट रिएक्शन आता है भयानक क्रोध, जैसे वो तांडव वाला क्रोध अंदर पैदा होता है अगर कोई अत्याचार कर दे किसी के साथ में। लेकिन पहली दो कंडीशंस में हमारी अपनी कंडीशनिंग के कारण आता है, क्योंकि हम कंडीशनड हैं, हर चीज अच्छी होनी चाहिए, जीवन में अच्छा हो, ये कंडीशनिंग है भयंकर वाली हमारी। जितने मंदिर गोअर हैं, मंदिर गोअर या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने वाले, मतलब मंदिर टेम्पल वेम्पल पे जाने वाले लोग, उनसे पूछो भाई क्यों जाते हो, भाई साहब सब अच्छा रहे इसलिए जाते हैं हम, तो भगवान अपनी कृपा करे रखे। मैंने कहा अगर नहीं जाओगे तो क्या कृपा नहीं करेगा वो आपके ऊपर? ऐसा मुंह देखेंगे मेरा? मैंने कहा, तब भी करेगा भाई, ऐसा थोड़ी है आपसे दुश्मनी है। नहीं 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 नहीं, वो उन्हें एक लालच है, ग्रीड में जाओगे तो भगवान की निगाह में रहोगे तुम। मैं उनसे कहूंगा भैया पता है तुम्हें भगवान की निगाह में कौन रहते हैं सबसे ज्यादा? हाजी जो रोज मंदिर जाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं, वो तो रहते होंगे। मैं कहा ना, भगवान की निगाह में सबसे ज्यादा नास्तिक लोग रहते हैं। जो मंदिर मंदिर नहीं जाते सबसे ज्यादा निगाह उन्हीं पे रहती है। बोले कैसे? मैंने कहा माँ बाप की निगाह शैतान बच्चों पे ज्यादा होती है, सीधे बच्चों पे कभी निगाह नहीं मिलेगी माँ बाप की, याद रखना इस बात को। अब है ना उल्टा खेल कि भगवान की निगाह किन पे है? जो मंदिर नहीं जाते, मंदिर जाने वालों पे तो है ही नहीं उन पे निगाह। क्यों? भगवान को भी खुशी होती है यार, ये है मेरे से कुछ मांगता वांगता नहीं है। अब जब ये कुछ मांगता नहीं तो मुझे ही ख्याल रखना पड़ेगा इसका। अब ये जो कटोरे वाले मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं वो तो ये रोज मांगते हैं, ये नहीं मांगता तो इसका मुझे बिना मांगे ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए नास्तिक लोगों पे ज्यादा निगाह रहती है भगवान की। आई एम सॉरी जो मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट है ये। नास्तिक मतलब, नास्तिक से यहां मेरा मतलब है जो रिचुअलिस्टिक नहीं है। आई एम सॉरी, रिचुअलिस्टिक नहीं है। और कभी भी आप ऐसे नास्तिकों का ध्यान देना उनकी जीवन शैली को, ऐसे नास्तिक लोगों को तंग करते हुए नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे नास्तिक मानवता का नुकसान पहुंचाते हुए नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन अक्सर आप देखोगे जितने मंदिर गोवर हैं, अक्सर आपको बहुत ऐसे ऐसे काम कर देंगे वो, डर के मारे ही तो मंदिर जा रहे हैं हकीकत में, कि भाई भगवान जी देखो मैंने कर दिया है, अब देख लेना, आप थोड़ा थोड़ा बैलेंस वैलेंस कर देना जरा, मैं जरा किसी की गर्दन काट के आ रहा हूँ, 10 रुपए की चीज 100 में बेच के आ रहा हूँ, जरा देख लेना। देखो मैंने 20 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, 21 रुपए का, 10 के मैंने 100 लिए हैं, 90 में से मैंने 20 रुपए का तो प्रसाद चढ़ा दिया, 70 अभी भी मेरे पास है, फिर भी जरा ध्यान रखना, देखो मैंने प्रसाद तो चढ़ा दिया ना, मैंने खाना भी खिला दिया ना गरीबों को। लेकिन जो इस प्रकार के नास्तिक हैं वो ज्यादातर आपको तकलीफ देते नहीं मिलेंगे मानवता को। हाँ, अपवाद हर जगह हो सकते हैं भाई, अपवाद तो हर जगह हो सकते हैं। भैया ऐसे लोगों को देखा है जो लोग पहले कोई रिचुअल्स नहीं मानते थे, गलत काम करना शुरू किया तो दिन देख के नॉनवेज खाने लगे, जो सब पहले नहीं करते थे। मतलब जैसे दोबारा पहले बताइए। पहले जैसे वैसे ऐसा कुछ रिचुअल नहीं था कि खाली पेट मंदिर जाना है या आज मंगल है तो आज नॉनवेज नहीं खाना है, ये नहीं करना है। पर जैसे जैसे मतलब लोभ बढ़ते गया, गलत तरीके से पैसे कमाने लगे, तो हर तरह का कर्म कांड भी जीवन शैली में शामिल हो गया। वो एक्चुअली वो टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं ना कि हम संतुलित तो कर रहे हैं ना। देखो हमने मंदिर में 5100 रुपये दे दिए ना, हमने वहां कंबल बांट दिए ना, वो सोच रहे हैं अपने हिसाब से कि हमने जो गलत किया उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, जो हमने गड़बड़ की है उसे संतुलित करने के लिए हमने ये सब कर दिया है। खुद ही उन्होंने डिसाइड कर लिया ये बात। अब ये तो भगवान जी को पता है ना कि बैलेंस हुआ या नहीं हुआ।
तो उन्होंने तो सोच लिया ऐसा, खुद ही सोच लिया। एक बात तो है कि पर जो डिमांड है, डिमांड आपको मंदिर ले जाती है। अगर आप डिमांड में ही नहीं है तो मंदिर भी क्यों जाओगे, बताइए। सोचिए थोड़ी देर के लिए। जो ईमानदारी से जो मंदिर जाने वाला इंसान है, ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखे तो मंदिर जा क्यों रहा है, बस इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मैं ये नहीं है कि मैं मंदिर जाने वालों के अगेंस्ट हूं या मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते। एक लॉजिकल बात बता रहा हूं, लॉजिकल। क्योंकि हमारा संबंध यहाँ पर एक अपने अंदर के अपने अस्तित्व से है, अपने अंदर की कंडीशनिंग को हटाने से है। इसलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। इसके पीछे हम किसी का दिल तोड़ने वाली, किसी की भावनाओं को आहत करने वाली कहानी नहीं है। लेकिन किसी मंदिर जाने वाले से आप पूछो कि वो अंदर क्या सोचता है, वो किस लिए जाता है मंदिर, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और ऐसे लोगों की धारणा बहुत जड़ होती है, धारणा बहुत जड़ होती है। मतलब आप उसको तोड़ना बहुत ही क्योंकि मुश्किल। क्योंकि उन्होंने भगवान का संबंध अपने सांसारिक वेलफेयर से जोड़ लिया है, जोड़ लिया कि सांसारिक वेलफेयर तब तक है, अगर भगवान के लिए कुछ ना कुछ करते रहोगे तो सांसारिक वेलफेयर हो जाएगा। मैंने दो एक्सट्रीम्स देखे। मेरी फैमिली प्रॉपर गुरुद्वारे जाने वालों में से थी, बट आई नेवर सॉ गुड आइडल्स इन माय फैमिली। दे वर ऑलवेज फाइटिंग एंड मतलब अच्छे से नहीं रहते थे। तो मैं नहीं जाती थी, मेरी बिल्डिंग में ही गुरुद्वारा था पर मैं जाती नहीं थी, मैं बाहर से ही मत्था टेकती थी। देन जो मेरी न्यू फैमिली हुई, वो बिल्कुल ही गुरुद्वारे नहीं जाती थी, एकदम ही आस्तिक लोग। मतलब दोनों ही एक्सट्रीम्स में थे और दोनों ही मैल प्रैक्टिसेस भी करते थे। तो कोई ढंग का मुझे आइडल ही नहीं मिला। फिर बाद में मुझे जब समझ में आई कि मैं ठीक थी, बिकॉज आई हैड नो डिमांड और मैं गुरुद्वारे मतलब सिंसियरली थैंक्स बोलने ही जाती थी जब जाती थी। देखो कोई मांगने जाते हैं, कोई ढकने जाते हैं। एक कटोरा है, एक ढकना है, दोनों चीजें हैं ना साथ में। एक आवरण अपने जरा ऊट पटांग चीजों पे आवरण रख के रखो थोड़ा, वो भी है। और कुछ जो है अपना कटोरा होता है। किसी के हाथ में चांदी का कटोरा है, किसी के हाथ में सोने का कटोरा है, किसी के हाथ में एल्युमिनियम का कटोरा है, किसी के हाथ नहीं, में स्टील इसमें का मतलब कटोरा। एक्सेप्शन ये था कि हाईली ईविल है और कोई आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो कोई भी प्रैक्टिस में, और ईविल भी कर रहे हो, आप ईविल बिहेव भी कर रहे हो, मतलब ऐसे। तो वो नास्तिक लोग थोड़ी माने जाएंगे। आस्तिक आस्तिक। आस्तिक, आस्तिक वो होता है जो मानवता के जो, साथ होता है, वो आस्तिक होता है। अच्छा आस्तिक का वो एक ही मतलब है, प्रो ह्यूमैनिटी। जो मानवता को ओके। सम्मान देता है वही आस्तिक है, बाकी कोई आस्तिक नहीं होता। मंदिर गोवर आस्तिक नहीं है, याद रखना। ध्यान करने वाला भी आस्तिक नहीं है। यदि मानवता उसके लिए कुछ नहीं है तो ध्यान करने वाला भी आस्तिक नहीं हो सकता, वो भी नास्तिक की श्रेणी में आएगा। ओके। आस्तिक का मतलब केवल एक ही है, जो दूसरे के भीतर में जो रहने वाली आत्मा है उसको सम्मान दे, वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। मंदिर जाने वाने से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, लोग ऐसा मानते हैं मंदिर जाने वाले लोग जो है आस्तिक होते हैं, ऐसा नहीं है। मानवता एक ही पैरामीटर है आस्तिक का और नास्तिक का। संसार के हिसाब से नास्तिक वो है जो मंदिर नहीं जाता, लेकिन मेरे हिसाब से आस्तिक वो है जो मानवता का सम्मान करता है, मानवता के अंदर मानवों के भीतर रहने वाली आत्मा का सम्मान करता है, जीवात्मा का सम्मान करता है, अच्छे हृदय का सम्मान करता है। केवल वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक। क्लियर कट बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। अब आप एक बार बताओ, 2 साल का बच्चा है, अपनी मस्ती में रहता है। आप माँ बाप जो करेंगे वो तो करना ही नहीं चाहता, वो तो माँ बाप जो कहेंगे वो नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से करेगा।
तो क्या माँ बाप उसे हटा देते हैं अपनी नजरों से, कहते हैं भाग यहाँ से, तू मेरी नहीं सुनता? बताओ। बल्कि उसका और ख्याल रखते हैं, भाई गिर ना जाए ये कहीं, भागा दौड़ी कर रहा है। जब वो बड़ा हो जाता है, वो बहुत अच्छा इंसान बनता है, तो माँ बाप कितने खुश होते हैं, यार ये हमारा बच्चा हमारे सम्मान को बढ़ाता है, बहुत अच्छा है, मानवता का सम्मान करता है। और एक दूसरा बच्चा है जो माँ बाप के डेली तो पैर छूता है, लेकिन मानवता की ऐसी तैसी कर देता है। तो माँ बाप को, वास्तविक माँ बाप को कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? पैर छू कर जाना, रोज किसी की गर्दन उड़ा देना या लूट लेना किसी को, वो बढ़िया है? या जो अपनी आनंद के साथ मानवता के साथ खड़ा है, वो बढ़िया है? सीधी सी बात ये है। माँ, अगर माँ बाप के पैर कोई बच्चा डेली छूता है, अच्छी बात है, कोई छूता है, तो यहाँ माँ बाप का थोड़ा सा एक वो बढ़ जाता है, माँ बाप के अंदर एक फीलिंग आ जाती है, देखा बच्चा हमारा बहुत प्यार छूता है। पर अगर वो बच्चा मानवता के अगेंस्ट काम कर रहा है और माँ बाप के पैर भी छू रहा है, तो क्या, अगर वो जेन्यून माँ बाप हैं, क्या उन्हें अच्छा लगेगा ये? वो कहेंगे भाग यहाँ से, तू पैर छू रहा है, लोगों की तो गर्दन काट रहा है तू, हम नहीं छुआते तेरे से पैर। जेन्यून होंगे। जो मोहग्रसित होंगे वो कहेंगे आजा बेटा, तू चार की गर्दन और काटा, हम ठीक कर लेंगे, अपने आप बचा लेंगे तेरे को। तो ये जो पैर छू के एक तरीके से वो कर देना, और उसके बाद मानवता के अगेंस्ट चले जाना, मानवता के अगेंस्ट काम करना, तो क्या ये आप बढ़िया चीज मानोगे? ऐसी ईश्वर है। अगर कोई ईश्वर का जाकर अपना थोड़ा ये सब पूजा अर्चना कर रहा है, और इधर वो लोगों को लूट भी रहा है, उल्टा सीधे कार्य करके लूट रहा है, अनाप शनाप प्रॉफिट ले रहा है, चोरी कर रहा है, छल कर रहा है, उनको हड़प रहा है पैसे, तो क्या भगवान ऐसे मंदिर जाने वाले से खुश हो जाएंगे? सोचने वाली बात है। अभी जो हमारे तथाकथित तथाकथित सहजी हैं, जो सहज के नाम पर बिजनेस करे पड़े हैं सहजियों से, तो क्या माता जी खुश हो सकती हैं ऐसे लोगों से? ये समझने की बात होती है थोड़ी सी। तो आस्तिक कौन है? जो मानवता के साथ है, वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। मैंने पिछली बार कहा ना, अगर मानव है तो भगवान है, मानव नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है, सीधी बात यह है। मतलब मैं ही नहीं हूं तो फिर भगवान भी नहीं है मेरे, मेरे होने से ही तो भगवान है। भगवान शब्द मैं बोलूंगा कहाँ से, जब मैं हूंगा ही नहीं तो? और भैया जैसे कोई अगर मुझसे सही में प्रेम करता है तो वो मेरी चीजों का भी तो ख्याल रखेगा ना। तो ऑटोमेटिकली। परमात्मा की रचना का ही जिसे सम्मान नहीं है, वो परमात्मा से क्या प्यार करेगा? एग्जैक्टली exactly। अगर आप किसी को रोज तकलीफ दे रहे हो, और अब इधर आप सहयोग में जाकर ध्यान भी कर रहे हो, डेली तकलीफ दे रहे हो, सता रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो, कुचल रहे हो किसी को, और वहां जाके ध्यान कर रहे हो, तो क्या उससे कुछ होने वाला है? आपने सारी पूजाएं भी अटेंड कर डाली, सारे हवन भी कर डाले, क्या हो गया उससे कुछ फायदा? आपको क्या उसमें कुछ रिवार्ड मिलने वाला है? सीवियर पनिशमेंट मिलेगा, सीवियर पनिशमेंट। भैया यहाँ पे भी तो वही तीन तीन रूल जो है वही काम करते हैं ना, मानव के विरुद्ध, परमात्मा के विरुद्ध, नेचर के विरुद्ध। जिसने वो तीन रूल समझ लिए और उसने आत्मसात कर लिया, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल कल्याण के कार्य मानवता के लिए करे जाओगे, आप अपने आप ही करोगे। अगर आपको तीन सिद्धांत पता है तो आप मानवता के सहयोग में ही कार्य करोगे, आप उसके अगेंस्ट काम करोगे ही नहीं किसी भी कीमत पे। मानवता का दायरा समाज की कंडीशनिंग का हिस्सा नहीं है। समाज की जो कंडीशनिंग है उससे बहुत परे की चीज है मानवता। मानवता के हजारों पहलू हैं, तो सारे पहलू समाज अप्रूव नहीं करता, समाज की सीमित है, क्योंकि कंडीशनिंग लोगों का समाज है। अगर कंडीशन लोगों का, तो समाज भी तो कंडीशनड है ना, सत्य के विरोध में है। आप देखते होंगे बहुत से माँ बाप
कोई लड़की या लड़का अपनी पसंद से शादी कर लेते हैं तो आप देखते हैं ऑनर किलिंग, अपने माँ बाप ही मार डालते हैं अपने बच्चों को। देखा है आपने? बहुत। तो क्या आप समाज को सही मानोगे, ऐसे समाज को जो अपने बच्चों की हत्या कर दें? किस लिए? कि वो अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं तो हम मार डालो। मतलब किस लिए भाई मार डालते हो आप? डिसोन भी कर देते हैं, वो सालों साल बात पता ही नहीं। बात वही है ना, क्यों कर रहे हो डिसोन? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप सीधी सी बात कहो कि ठीक है बेटा, हमारा जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा क्योंकि हमारे विचार और तुम्हारे विचार में थोड़ा सा डिफरेंस है। पर आप हत्या तो नहीं कर सकते ना, उसका अपमान नहीं। तो नहीं करोगे ना। आप दूरी बना सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप अपमान तो नहीं करोगे ना। या हत्या जैसा जघन्य अपराध कर देते हैं, अपने बच्चों को ही मार डालते हैं। मतलब क्या यार। तो क्या आप समाज को फॉलो कर पाओगे, ऐसे समाज को? समाज, बिरादरी, जाति, धर्म कितना मानवता के विरोध में काम कर देते हैं इनके नाम पे। तो क्या हम समाज को सही मान सकते हैं? यहाँ पे भैया पूरा समाज तो हाँ? झूठ पे ही टिका हुआ है, अरे पूरा समाज झूठ पे ही टिका हुआ है, हर कोई झूठ बोलता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले मुझे फोर्स किया जा रहा था ऑन पेपर एक मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी ज्वाइन कर लेने के लिए। तो हम्म इंस्पेक्शन में मुझे बोलना पड़ता कि मैं यहाँ काम करती हूँ, पर मैंने बोला कि मेरे पास तो टाइम नहीं है जाने का, तो मैं झूठ मूठ का क्यों ज्वाइन करूँ और मैं जाके झूठ क्यों बोलूँ कि मैं यहाँ फैकल्टी हूँ। तो फिर वही तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तुम राजा हरिश्चंद्र बन रही हो, पूरा दुनिया वैसे ही चलता है, तुम एक एक्सेप्शनल हो, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। बोले बहुत सारे लोग होंगे जिनको लोभ होगा, आप उनको ले लो, मुझे नहीं है लोभ, मुझे नहीं करना ज्वाइन। पर लोग समझ ही नहीं पाते, एक बार ना बोल दिया, बार बार फोन आ रहा है, बार बार फोन आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा, मतलब समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते हमें। एक्चुअली तो समझ तो जाए पर समझना नहीं चाहते, क्योंकि वहां फिर कंडीशनिंग है ना, कंडीशनिंग। उसी के कारण नहीं समझना चाहते। सीवियरिटी ऑफ नहीं, कंडीशनिंग। मुझे लगता है ना कि किसी को अगर आईना दिखा दो ना, तो उन्हें अगर अपनी कमियां दिख जाती है तो वो बौखला जाते हैं, फिर उन्हें गुस्सा आने लग जाता है। यस, ये बात तो है ही। उनका क्रोध जाग जाएगा उसके अंदर, निकल जाएगा कोई भूत प्रेत उसके अंदर से। यही तो समस्या है। अब आप सोचिए कि इंसान का इवॉल्व होना कितना डिफिकल्ट काम है। कितना डिफिकल्ट है इंसान का इवॉल्व होना। मतलब ये तो समझ में आ गया भैया कि साथ चलने वाले लोग तो बहुत कम बचे हैं। साथ चलना, पूरे वर्ल्ड में गिने चुने लोग मिलेंगे आपको जो इधर जागरूकता की तरफ आ रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में गिने चुने लोग जो जागरूकता की तरफ जाना चाहते हैं। ये हालत है, हम इतने कम लोगों में शामिल हैं। इसलिए जो अकेलापन तो रहना ही है। आज जसलीन ने बोला था शायद कुछ अकेलेपन के ऊपर, तो भाई ये तो हमारे उसमें लिखा गया कि अकेले ही रहना होगा। किसी के साथ पटेगी ही नहीं, सीधी बात तो ये है, चलेगी नहीं। जितना आप जागरूक होते जाओगे उतने आप अकेले होते जाओगे, 100%। उतना ही कम बोलते हैं भैया, क्योंकि बोल देंगे तो लोगों को समझ में आएगा नहीं। मतलब अकेले होते चले जाओगे, इधर आपका जागरण बढ़ रहा है, उतना आप अकेले होते जा रहे हो निश्चित रूप से। मिसफिट, 100% मिसफिट। क्योंकि वो सारे टेंट्रम आपको समझ में आने नहीं, आपको अच्छे नहीं लगने। तो आप कबीर, उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने एवं ही थोड़ी कह दिया था एकला चलो रे। उन्हें भी बड़ा भारी अनुभव हुआ होगा आत्म साक्षात्कार होने के बाद। उन्हें समझ में आया होगा यार यहाँ तो साथ में कोई चलने वाला है नहीं, एकला चलो रे, यही कारण है। कोई साथ नहीं चलने का आसानी से, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। मतलब यहाँ संबंध है मेरा आपके नजदीक लोगों से, दूर दूर के लोग तो साथ चल लेंगे आपको, जो इसी भाव वाले होंगे वो तो साथ चल लेंगे, लेकिन सराउंडिंग वाले साथ चल पाए बहुत मुश्किल काम है।
जिनसे आप घिरे हुए हो, वो नहीं साथ चलने के। वो तो जगह जगह यहाँ अटक गए, वहां अटक गए, कंडीशनिंग है ना। कंडीशनिंग जो है चलने नहीं देगी। मैंने आपको एक किस्सा नहीं बताया था एक सहजी का, तो उन्होंने सहजी छुड़वा दिया कि वे सन्यासी ना हो जाए। छुड़वा दो, घर में बैठाओ पक्का पट्टा डाल के। ऐसे आए दिन का किस्सा है ये। अगर आप इधर चल दिए, पिछली बार भी अक्सर मैं अक्सर कहता हूं, अगर आपको याद हो, भाई जो भगवान का हुआ वो किसी का रहता नहीं। और जो किसी का है वो भगवान के मतलब का नहीं। तो दोनों अपोजिट है ना चीजें। एकला चलने से एक चीज मेरे को याद आई। जैसे अ, जब जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो तो अकेले होते जाते हो। ये बिल्कुल। और सोसाइटी सोसाइटी में भी है। जैसे हम इंजीनियर ने ज्वाइन किया तो हम 100 लोगों का ग्रुप था। फिर वो उसमें कुछ वो जैसे जैसे ऊपर होते गए, कोई मैनेजर बने तो 10 हो गए। फिर और ऊपर गए तो फिर एक रह गया। तो ये जो है, जैसे जैसे कहीं भी ऊपर उठोगे तो वो वो तो है ही। तो अकेले यही ही। सोच लो कि ऊपर उठ रहे हैं हम, ऊपर उठ रहे हैं परमात्मा की जो एनवायरनमेंट है, जो परमात्मा का वो है, उसमें हम चल रहे हैं, उसमें ऊपर उठ रहे हैं। तो अकेला तो फिर रहेंगे। ये तो है, क्योंकि बाकी लोग तो उलझनों में उलझे हुए हैं। कोई सच में चलना इतना आसान तो नहीं होता ना लोगों के लिए। आसान नहीं है। इतनी रेजिस्टेंस है सोसाइटी के साथ में जुड़ी हुई। हर कदम पे रेजिस्टेंस है, इतना आसान तो है नहीं। हायरार्की जितनी ही होगी उतना अलोननेस होगा। पर यह भी सच है एक कि जिसको इसका स्वाद चल गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल होता है उसका, जिसे इसका मैं स्वाद इसी लग के गया। कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रही थी कि अकेले रहने में कष्ट कम है, हाँ, क्योंकि जब आप साथ रहते हो घर्षण ही होता रहता है, वो कष्ट ही देगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप सही चल रहे हो पर आपको खींचेंगे, अरे ये क्यों बोल दिया, इतना सच क्यों बोल दिया, फिर ऐसे क्यों बोल दिया, या ऐसे क्यों नहीं बोला। अरे नहीं कर सकते हम लोग किसी के हिसाब से, तो अकेले रहने में कम कष्ट है, साथ में रहने में ज्यादा है। बहुत तो मुसीबत है। एकला चलो इज रीजन बेटर। क्या है कि सब लोग अपनी अपनी अवेयरनेस के साथ हैं, अपनी चेतना के स्तर पे हैं। तो वो दूसरा वाला आप पे लाद देगा कोई चीज, नहीं ऐसे, अरे भाई आपके सिस्टम को तो एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो इसलिए एकला चलो का सिद्धांत इज द बेस्ट सिद्धांत। तो ये जो हमारा बहुत प्लेटफॉर्म है, ये बहुत सारे अकेले लोगों का प्लेटफॉर्म है। इसलिए एक मजा आता है एग्जाम कि सब अकेले हैं। एक हाँ, एग्जाम्पल भी ये आया था बहुत बहुत बड़ा शाम भ्रम में। है कि हम किसी को साथ लेके चलेंगे। है। मुझे लगता है इस रास्ते पे आते ही आप अकेले ही हो जाते हो। बहुत बड़ा भ्रम है कि साथ लेके चल पाएंगे। सबसे बड़ा मिथ हो जाता है ये। और कुछ भी जब ऐसे नहीं है। समूह के अकेले हैं और लगभग कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्पेटिबिलिटी बन रही है, तो फिर मजा आएगा साथ में रहने में। वरना तो फिर मजा आ रहे, फिर तो भैया अकेले ही ठीक है भैया, किसी को घसीटा घसेटी मत करो। या तो आप किसी को घसीट रहे होंगे या कोई और आपको घसीट रहा होगा, तो मजा कैसे आएगा आपको? बताओ। आम जिंदगी में तो घसीटा घसाटी होती है। एक या तो एक आपको कोई एग्जाम्पल खींच आ रहा रहा है या था। आप किसी को खींच रहे हो। दोनों एक साथ कदमों पे नहीं चल रहे होते। याद रखना इस बात को। और डे डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, अब जैसे कोई ऑफिस में वर्क करने वाला है, अगर कोई अच्छा वर्क करने वाला है तो बेचारा कितना सारा लोड उस पे होता है ऑफिस में। सबका लोड उसी पे आ जाता है क्योंकि वो अच्छा काम करता है। पता लगा पूरे डिपार्टमेंट को एक अकेला ही लीड कर रहा है, किसी तरह खींचातानी कर रखी है। तो वो बाकी लोगों को भी घसीट के चल रहा है। कोऑपरेट करने वाले नहीं मिल रहे लोग उसे, वो घसीट रहा है बेचारा किसी तरह करके। एकला चलो में ना एक एग्जाम्पल भी आ रहा था। अभी शाम को ही मैं बाहर गई थी तो देख रहे थे कि 5 स्टार हमेशा खाली रहते हैं, रेस्टोरेंट्स 5 स्टार के, मतलब बहुत कम लोग होंगे, और आपका जो इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स होंगे वो बहुत खचाखच भरे होते हैं।
तो ध्यान एग्जैक्टली। की यात्रा भी वैसी ही है, आप जितना एलिवेट हो रहे हो 5 स्टार के यूज टू होते जा रहे हो, वहां भीड़ नहीं होगी। तो वही ऐसे आज सुबह से यही चल रहा था। मतलब जैसे एक बार ही सुमेधा से बात हो रही थी, तो वही बात हो रही थी कि सुमेधा ने ही बोला था कि गर्भ में एक आत्मा अकेली होती है, फिर मृत्यु के समय में भी हम अकेले ही होते हैं, फिर हम लोग पूरी उम्र साथ ही खोजते हैं, हर लेवल पे हम कंपनी खोजते हैं। तो यही करते करते एक चिंतन चल रहा था, फिर देखो, वो जो ऐसे ही। साथी खोजते हैं वो कौन साथी होता है? जो भी आपके अंदर चल रहा है उसके उसको कंपेटेबल चाहिए, बस वही साथी चाहिए, एक सा नहीं चाहिए, कंपेटेबल चाहिए। एक से में तो फिर सींग फंस जाएंगे। नट बोल्ट। एक से में तो सींग फंसे ही मिलेंगे। कंपेटेबल होना चाहिए। पर भैया जैसे हम लोग तो जागृति के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक हाँ समय में जो हमें कंपैटिबल लगते थे अब कंपैटिबल नहीं लगते, वो तो वही है। हाँ, वो तो बदलता रहेगा। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि बंधन नहीं होना चाहिए भाई, एक जगह ही बंध के रह गए। हम्म। आपकी चेतना का स्तर तो बदल रहा है ना। तो हम्म। आपके मित्र, आपके देखिएगा, जब से आप बचपन से अब तक आपके मित्र बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं। वो चेतना स्तर के कारण बदल रहे हैं, चेतना अवेयरनेस लेवल। अब हमारा जब ये शुरू हुआ था, जब ये सेशन शुरू हुए थे, 15 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था ये। पहले कुछ लोग थे, वो आज नहीं है। कुछ ही लोग हैं पहले वाले। पहले वाले तो कुछ ही लोग बचे हुए हैं, बाकी तो सब इधर उधर हो गए, चले गए। क्योंकि अवेयरनेस लेवल के कारण बदल रहे हैं लोग, चेंज हो रहे हैं, उनका अलग अलग परिवर्तन आ रहा है उनके अंदर। वो उधर की तरफ जा रहे हैं जहां का अवेयरनेस लेवल, जिनके और जगह कॉम्पेटेबल है, वो उधर की तरफ चले गए। यहाँ तो काफी कम लोग हैं पहले से, जो 2014 से अब तक, सॉरी 14 से अब तक तो बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन जूम में भी कम लोग हैं पहले के मुकाबले। जो जुड़े थे उनमें से कोई इधर उधर हो गया, क्योंकि उसकी चेतना स्तर। कुछ लोग ऐसे थे जो पहले जुड़ नहीं पाए थे, तो अब जुड़ गए हैं। जब उनकी चेतना का स्तर थोड़ा सा उन्नत हुआ तो वो ऑटोमेटिकली जुड़ गए। कुछ हट गए। तो कितना नेचुरल फिनोमिना है। और खेल क्या चल रहा है? हटे भी किस लिए? अपनी चेतना के स्तर के कारण। जुड़े भी किस लिए? अपनी चेतना के स्तर के कारण। अब समान अवस्था में लाने के लिए, थोड़ा थोड़ा कंपेटेबल बनाने के लिए, जो मेरे को आज भी एक मैसेज आया मेरे पास, आज भी एक सहजी बहन का फोन था, भैया इसमें हम जुड़ जाएंगे? हाँ जुड़ जाएंगे, बस 6 महीने रुको, 6 महीने वो कोर्स पूरा करके आ जाओ। वो कोर्स है किस लिए? वो उस कॉम्पेटेबिलिटी के लिए ही कोर्स है, कि अचानक से आप इसमें आ गए तो आपका तो सिस्टम ही कॉम्पेटेबल नहीं है। आपको तो लगेगा है हम आ कहाँ गए, यहाँ कर क्या रहे हैं ये। बहुत से सहजी तो कहते होंगे यार ये कर क्या रहे हैं, फालतू की बात ये। किसी ने तो अभी पिछले वाले उस पर लिखा हुआ था, व्हाट मैस यू पीपल आर डूइंग, ऐसे करके उसने किसी ने लिखा